आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर करेंगे बात। मैं क्योंकि ये हम महिलाओं का सेशन है, इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक्स पर ज़्यादा बात करना पसंद करती हूँ जिसमें हम अपने घर को भी, अपने बिजनेस के साथ साथ अपने घर को भी हम सुचारू रूप से चलाने के तरीके सीख सकें। हम अपने परिवार को मैनेज करने के तरीके सीख सकें, हम अपने बच्चों की परवरिश आदर्श तरीके से करना सीख सकें। इसलिए कुछ टॉपिक्स जो बाकी सब जगह पर इस तरह से डिस्कस नहीं किए जाते हैं, वो टॉपिक्स मैं यहाँ इस सेशन में डिस्कस इसलिए करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है उससे हम सबको मदद मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं जिनसे मुझे मदद मिली है आज तक, और इसलिए मुझे लगता है आप सबको भी मदद मिलेगी। तो आज का टॉपिक आपने देखा होगा, हेल्थ बजट। हेल्थ के लिए बजट बनाना क्यों जरूरी है? एक्चुअली बजट बनाना ही बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग अपने घर का बजट बनाते हैं? महिलाओं को तो घर की फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है। सो सारा फिनेंसेस, पैसा संभालना आप ही के हाथ में है। आप में से कितने लोग बजट बना करके काम करते हैं कि पता है कि कितना महीने में कितना आएगा, अर्निंग कितनी आएगी, कितना खर्च होगा, कितना बचेगा, कितना कहाँ पर यूज होगा? ये सब सिर्फ दिमाग में नहीं चाहिए। पहले, जब पहले के जमाने में इतने खर्चे नहीं थे तो ये सब चीजें दिमाग में रह जाती थी। लेकिन आजकल अलग 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 चीजों पर इतने खर्चे होते हैं। मतलब एक खर्च जो सब्सक्रिप्शन वाला खर्च है वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के खर्चे। मुझे तो नहीं याद कि जब मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की थी तब मैंने इन खर्चों को कभी अपने उसमें रखा हो। जैसे इस नेटवर्क का, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, amazon का सब्सक्रिप्शन है, इसका। ये ऐसे खर्च हैं जो दिखते तो नहीं है लेकिन होते तो हर महीने हैं। सो इस तरह से बहुत सारे खर्चे हमारी जिंदगी में ऐसे जुड़ गए हैं जो आज की लाइफस्टाइल वाले खर्चे हैं, जो पहले नहीं थे। और ये वो खर्चे अगर आपकी बजट में ना रहें, मतलब आपको ध्यान ना रहे, तो ये वो खर्चे जो होते चले जाएंगे। क्योंकि कहीं पर भी ये सब्सक्रिप्शंस और इस तरह के खर्चे कॉन्टिन्यूस अपने आप होते रहते हैं। सो आपको पता होना चाहिए बजट कितना है, कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बच रहा है। आई एम ग्लैड कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए कि बजट बनाते हैं। तो मैं नहीं है। हाँ जी लक्ष्मी जी, आप बजट बनाती हैं? जी मैम। लिखित ही बनाती हूँ मैम। और घर हम ही चलाते हैं। जी। तो तो कितना आ रहा है, कितना ईएमआई है, कितना राशन में जाएगा, कितना हमको न्यूट्रिशन सारा। वेरी नाइस। तो हर महीने का आपने एक अलग डायरी बना रखी है जिसमें आप हर महीने का बजट लिखती हैं? जी। कभी जब एक्स्ट्रा कुछ होता तो फिर उसको एक्स्ट्रा में लिखते हैं कि ये पूजा में, ये कपड़े में, ये बर्थडे में इतना होने वाला है, तो फिर वो अलग अलग होता है मैम। वेरी नाइस, आई एम सो इम्प्रेस। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। सब आपसे सीख रहे हैं मैम। नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, पर आप करती हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। सो इससे आपको सुविधा होती है, यस मैम। आसान होता है। जी मैम। लास्ट मोमेंट का स्ट्रगल जैसे, लड़खड़ाते नहीं है मैम। हाँ, लड़खड़ाते नहीं है। बिल्कुल सही, थैंक यू लक्ष्मी जी। बहुत खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने। हम लड़खड़ाते नहीं, लड़खड़ाने का मतलब अब लास्ट में मैनेज कैसे करें। सो आज हम सीखेंगे कि हमें कैसे अपने घर का बजट बनाना है और उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। हो सकता है लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें हों जो आपके, सिर्फ आपके, आपकी जिंदगी के मुताबिक ही कुछ कॉमन होंगी जो हम सबके लिए हैं। कुछ ऐसी होंगी जो सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। जैसे बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की फीस आपकी लिस्ट में होगा। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनकी स्कूल की फीस मेरी लिस्ट में नहीं आएगा। तो सब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सिर्फ आपकी लिस्ट में होंगी, सबकी लिस्ट में नहीं होंगी। कुछ जनरल चीजें होंगी जो सबकी लिस्ट में है, जैसे फल, फ्रूट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राशन, अखबार, दूध, लाइट, बिजली, लाइट का बिल, ये पानी का बिल, ये सब, गैस, ये सब हम सबकी लिस्ट में आएंगे।
आपको पता होना चाहिए इसमें कितना खर्च होता है। ऐसा नहीं कि जब बिल आएगा तब देखा जाएगा। जितने भी बड़े लोग भी हैं ना, जिनके यहाँ बेहिसाब किताब पैसा आता है, उनके घर में भी बजट बनता है। कोई भी इंसान बेहिसाब किताब, बिना हिसाब के, बिना जाने अपने खर्च नहीं करता है। अगर आप कर रही हैं तो आप गलती कर रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि पानी, कितना पानी का पता होता है ना हमें, अपने घर में राशन का भी पता होता है, कितना चाहिए, कितना रखा है, कितना इस महीने चलेगा, कब लाना होगा। तो उस तरह से हमें अपने पैसों का भी पता होना चाहिए कि कितना आता है, कितना खर्च होता है, कितना हम बचा सकते हैं, कितना हम इमरजेंसी के खर्चों में खर्च कर सकते हैं। अभी लक्ष्मी जी ने क्या बोला, अचानक कोई खर्च आ जाता है तो अचानक खर्चे आएंगे ही, जीवन है। कभी जैसे उन्होंने बोला किसी पूजा में जाना पड़ा तो अचानक खर्च आ गया। कभी पता चला आपको किसी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आ गया जहाँ पे आपको गिफ्ट लेके जाना है, अचानक खर्च आ गया। कभी आप किसी से मिलने जा रही हैं और आपको लगा कि अरे इनके यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते हैं, किसी ने आपको खाने पे इनवाइट किया, जो ऑफ कोर्स प्लान करके 1 महीने पहले इनवाइट नहीं किया था, आज फोन आया परसों हमारे यहाँ खाने पे आइए। तो अचानक से खर्च आ गया कि आपको जो है कुछ देना पड़ेगा, कैश दीजिए या कोई तोहफा दीजिए। खाली हाथ जाना हमारे इंडिया में तो रिवाज नहीं है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कहीं भी रिवाज नहीं है किसी के यहाँ खाली हाथ जाना। तो ये खर्चे ऐसे हैं जो हम लिखते नहीं हैं, जिनके लिए पैसा भी अलग नहीं रखते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी वाले खर्चे आ सकते हैं कभी भी। कोई बीमार हो गया, बीमारी भी कहकर नहीं आती, प्लान करके नहीं आती, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा, या आपको अचानक से कुछ और ज्यादा चीजें खरीदनी पड़ी, जैसे अगर कोई बीमार है और बोल दिया जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ फलों की डाइट पर रहने वाले हैं, तो ऑब्वियसली फलों की मात्रा, ज्यादा फल आएंगे ना घर में उस बीमार इंसान को ठीक करने के लिए 3-4 दिन, तो वो खर्चा है। तो ऐसे छोटे छोटे से खर्च होते जाते हैं, पैसा निकलता जाता है और हमें पता नहीं चलता अगर आपने बजट नहीं बना रखा हो तो। और इसी में हेल्थ बजट होना बहुत जरूरी है। एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है बीमार थोड़ी होने वाले हैं, और बीमारी के लिए बजट बनाना भी नहीं, बीमार नहीं होने के लिए बजट होना चाहिए आपके पास। बजट क्यों बना रहे हैं? ताकि हम बीमार ना हो। हेल्थ बजट बना रहे हैं, मैंने मेडिकल बजट नहीं बोला इसको, हेल्थ बजट, ताकि हम बीमार ना हो, ताकि हम अपनी हेल्थ पर कुछ एडिशनल खर्चा कर पाए, और करना चाहिए। तो मैं चाहूंगी आप सब डायरी पेन लेकर के बैठें। आप सब अपने अपने घरों की प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फिनेंस मिनिस्टर भी हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि कितना पैसा घर में आता है, चाहे वो कैश आए, चाहे वो आपके अकाउंट में आए, चाहे वो कमीशन के तौर पे आए, चाहे वो रिटेल मार्जिन के तौर पे आए, चाहे वो बिजनेस, कोई और बिजनेस हो रहा है वो उसका पैसा आए, चाहे सैलरी आए, जो भी पैसा आपके घर में आता है। एक तरफ सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाइए, इनकम। इनकम, कितनी इनकम आ रही है आपके घर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो पता नहीं, कमीशन कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, तो एक अंदाज का फिगर जो आपके दिमाग में है, या पिछले 3 महीने जो कमीशन आया उसका एवरेज ले लीजिए। जैसे पिछले 3 महीने अगर सपोज कीजिए 12,000 आया, 10,000 आया और 16,000 आया, तो 16,000 मत लीजिए, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। 10,000 भी मत लीजिए, उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इतना कम भी हर बार नहीं आता, 16,000 जितना ज्यादा भी हर बार नहीं आता। तो आप एवरेज ले लीजिए, एवरेज होगा 14,000। 12, 16 और 10, तो आप उस तरह से लिखिए। तो आपकी इनकम जिस जिस भी रूट से आ रही है, एक तो जो आती है वो, दो तो मुझे यकीन नहीं, पता ही है। एक आती है कमीशन के तौर पे जो आपके बैंक अकाउंट में आती है, वो लिखिए, एवरेज कितनी आती है। एक आती है रिटेल मार्जिन जो कैश आता है आपके हाथ में,
दो, तीसरी, अगर घर में पिकअप सेंटर है तो उसकी इनकम आपके घर में आती होगी। ऑफ कोर्स पिकअप सेंटर चलाने के अपने खर्चे हैं, मगर उस खर्चे के बाद क्या कोई इनकम आपके घर में आती है क्या, जिसको आप अपने घर के खर्चों में काम में लेते हैं क्या? वंडर वर्ल्ड है, पिकअप सेंटर है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, तो वो लिखिए। अगर आप उस इनकम को काम में नहीं लेते हैं अपने घर में तो मत लिखिएगा। इसके अलावा अगर फैमिली में कोई कहीं नौकरी कर रहा है तो उनकी सैलरी, वो तो बंधी बंधाई है, वो तो आपको पता होगा। आप अगर नौकरी भी कर रही हैं साथ में तो आपकी सैलरी, जैसे मुझे मालूम है मेरे घर की इनकम सिर्फ का सोर्स सिर्फ एक ही है, मेरी सैलरी, और मुझे मालूम है हर महीने इतनी ही आएगी, तो मेरी इनकम बंधी हुई है। जब इनकम बंधी हुई है तो ऑब्वियसली खर्चे भी मेरे बंधे ही होने चाहिए। अच्छा, इनकम आने के रास्ते बहुत थोड़े हैं, खर्चे होने के रास्ते आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि पहले सिर्फ कैश यूज होता था, तो आपको पता होता था कि भाई ये कैश पर्स खाली तो खाली। आजकल तो जीपे कर दो, आजकल तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दो, तो पता ही नहीं चलता है कि ये एक्चुअली इनकम थी इतनी कि ये पैसा ऐसे ही निकल गया। क्रेडिट कार्ड तो बहुत बुरी प्रॉब्लम है, अच्छी है, वक्त पर काम आता है, मगर बुरी इसलिए है क्योंकि कई बार हम बिना सोचे समझे खर्च कर जाते हैं, ये सोच करके कि अभी तो क्रेडिट पे लेना है, अभी थोड़ी पैसा देना है, बाद में देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के बिल जिनके इकट्ठे होते चले जाते हैं और बहुत हाई इंटरेस्ट पे करते हैं। हो सकता है हम में से भी ऐसे कुछ लोग हों। आपको अगर पता नहीं हो, क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट 36% से लेकर के 48% तक लगता है, जो बैंक हमें दिखाती नहीं है। अगर आप एक महीने का पेमेंट ना करें तो बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट लग कर आता है आपके बिल में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितना पेमेंट किया, कितना आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा जिसका आपको इस महीने पे करना है। ये सब वो खर्चे हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। पहले ऐसे खर्चे नहीं हुआ करते थे। पहले एक्चुअली आसान था, जब मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की तो बहुत आसान था। उतना कैश एटीएम से विड्रॉ करके घर आ जाता था, और वो कैश में मैंने अलग अलग एनवलप्स बना रखे थे। न्यूज़पेपर का अलग, दूध का अलग, फ्रूट और सब्जी का अलग, कहीं बाहर जाना है संडे को तो पिक्चर देखनी है तो उसका अलग, ऐसे करके मैंने एनवलप्स बना रखे थे। मेड का अलग, तो कार जो धोने आता था उसका अलग। तो बस उतना कैश उसमें रख लिया जाता था, जब वो कैश निकाल के महीने का पेमेंट हो गया तो वो एनवलप खाली, और मुझे पता होता था कि मेरा बजट खत्म। दोबारा एटीएम पर जाना नहीं होता था, बहुत सिंपल था। मगर अब पता ही नहीं चलता है। अब मुझे भी बजट को मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती, जबकि मैं तो अब अकेली हूँ, फिर भी, क्योंकि जीपे कर दो, क्रेडिट कार्ड से यूज कर लो, कैश तो निकलता ही नहीं है, एटीएम गए हुए मुझे सालों हो गए होंगे। तो ट्रांसफर कर दो, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दो। आजकल तो दूध वूध की भी ऐसे पेमेंट होते हैं मेरे यहाँ तो कि पहले महीने के पहले आप ट्रांसफर कर दो, उसके बाद वो महीने में कटता रहेगा, मुझे ये भी नहीं पता होता कि अगले महीने तक मेरा दूध का बैलेंस बचा है कि नहीं बचा है। सो और ये सब्सक्रिप्शंस अलग आ गए, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन अलग आ गया, amazon का अलग आ गया, हर महीने कुछ किसी ना किसी का सब्सक्रिप्शन चाहता रहता है, कटता रहता है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक तरफ बनाइए अपनी इनकम की लिस्ट, कि कहाँ कहाँ से पैसा आता है आपके घर में हर महीना खर्च करने के लिए। उसके बाद हम राइट साइड में दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे हर महीने का खर्च, एक कॉलम बनाएंगे महीने, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हर महीने नहीं करते हम, मगर शायद 3 महीने में एक बार करते हैं, 6 महीने में एक बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं। जैसे बच्चों की स्कूल की फीस है, हर महीने नहीं भरी जाती। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम है, हर महीने नहीं भरते हैं, मगर हो सकता है 3 महीने में एक बार भरते हो। जैसे कार की या स्कूटर की सर्विसिंग है, उसका पैसा है, हर महीने नहीं करते हैं हम, लेकिन
2-3 महीने में या 6 महीने में हेल्थ इंश्योरेंस है, उसका प्रीमियम है, तो 6 महीने में या साल में एक बार। तो कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आप 3 महीने में करते हैं। जैसे स्कूल की फीस बहुत जगहों पर 3 महीने में एक बार भरी जाती है, तो आप 3 महीने में एक बार स्कूल की फीस भरते हैं, या आप 6 महीने में कोई खर्चा कर रहे हैं, या आप साल भर में कोई खर्चा कर रहे हैं। वो आपको अलग लिखना है, महीने के खर्चे अलग लिखने हैं। बाकी वाले खर्चे भी आप चाहें तो अलग अलग कॉलम भी बना सकते हैं, हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इससे और ज्यादा अच्छा बजट बनेगा आपका, और आप कभी कोई डेट मिस नहीं करेंगे। अचानक से, जो अभी लक्ष्मी जी ने बोला, आप लड़खड़ाएंगे नहीं। आपको पता होगा ये पेमेंट मेरा ड्यू है, करना है मुझे, इसके लिए मुझे पैसा रखना है। तो चलिए बनाते हैं लिस्ट। कुछ जनरल आइटम्स जो सबकी लिस्ट में होंगे। सबसे पहले तो आपके घर का किराना, कितना खर्च होता है। अगर आपका खुद का पिकअप सेंटर है और आपको लगता है कि अरे आज ये मिर्ची खत्म हो गई, जाके ले आएंगे, मसाला धनिया खत्म हो गया ले आएंगे, दाल खत्म हो गई ले आएंगे, ये जो तरीका है ना, इससे मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। महीने में एक बार आपका पिकअप सेंटर अलग एंटिटी है, आप अलग एंटिटी हैं, आपका घर अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो बकायदा जैसे दूसरे लोग आते हैं आपके पास में अपना सामान लेने के लिए महीने भर का, आप भी अपने पिकअप सेंटर पर एक बार पूरे महीने का सामान लेकर आए, और उसका कैश बकायदा आप अपने उसमें रख कर आए। एक सेकेंड, उसका कैश आप वहां रख कर आइए, क्योंकि आपके पिकअप सेंटर की इनकम है, आपके लिए खर्चा है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ही तो पिकअप सेंटर है, उठा लिया लेकर आ गए, घर में क्या फर्क पड़ा। नहीं, इससे आपके पिकअप सेंटर की अकाउंटिंग भी गलत गड़बड़ा जाएगी, आपके घर की अकाउंटिंग भी गड़बड़ा जाएगी। तो प्लीज बकायदा, जैसे ये समझ के कि किसी और का पिकअप सेंटर है, मुझे वहां पर अपने महीने की लिस्ट लेकर के जाना है, मेरे घर में इतना राशन यूज होता है, उतना मुझे लेकर के आना है। रोक लगा दीजिए ये हर कुछ भी खत्म हुआ तो जा जाके लेकर आने पर। तो सबसे पहले किराना। दूसरा, फल और सब्जियां जो बाहर से आती हैं, उसमें आपका कितना बजट खर्च होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप रोज सब्जी लेकर आती हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हैबिट है ये, रोज जाकर के सब्जी फ्रूट्स लेकर आना, क्योंकि इससे आप ताजे लेकर आ रही हैं रोज। लेकिन अगर आप रोज नहीं लेकर आ रही हैं, 2-3 दिन में एक बार लेकर आ रही हैं, तो अंदाजा रखिए दिमाग में कि कितना खर्च होता है। 1,000 रुपये खर्च होते हैं 3 दिन में, तो मल्टीप्लाई कीजिए कि 10 बार मुझे, 3 दिन में अगर एक बार आप सब्जी लेने जाती हैं, तो महीने में आप 10 बार लेने जाती हैं। और एक बार अगर 1,000 रुपये खर्च होते हैं, तो 10 दिन में 10 बार जाएंगी, तो आपके 10,000 खर्च होंगे। तो फ्रूट और सब्जी का आपका बजट 10,000। इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। किराने की हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी पिकअप सेंटर से ना आ रही हो, बाहर से भी लाने की जरूरत पड़ रही हो, तो वो भी आपको दिमाग में रखना है कि बाहर से क्या आता है आपके किराने के सामान में, अगर बाहर से लाने की जरूरत पड़ती है तो। फिर फ्रूट और सब्जी आपका दूसरा खर्च हुआ, जो रोज का खर्च है। तीसरा रोज के खर्च में हुआ दूध का खर्च। आप महीने में एक बार हिसाब करती होंगी, तो कितना हिसाब करती हैं, ये तो आपको पता होगा, दूध की तो बंधी बंधी हुई है कि 1 लीटर दूध आता है, और 1 लीटर दूध अगर इतना रुपए किलो है, तो आपको अंदाजा होगा कि मेरे दूध का बिल इतना बनता है, तो लिखिए मेरे दूध का बिल इतना बनता है। जैसे मुझे अंदाजा है कि मेरे यहाँ अगर दूध आएगा तो सप्ताह में एक दिन आता है, 135 रुपए किलो उसका सिर्फ दही जमता है, तो मुझे मालूम है कि 4 बार दूध आएगा, मैक्सिमम 5 बार आएगा। सो 135 × 5 ये मेरा बजट है दूध का। लेकिन क्योंकि मेरे दूध को का पेमेंट महीने में एक बार नहीं होता, 2-3 महीने में एक बार होता है, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है, पहले मुझे पे करना पड़ता है, फिर उसमें से वो कटता जाता है, तो मैं उसको अपने महीने के हिसाब में नहीं जोड़ती, मैं फिर 3 महीने के हिसाब में जोड़ती हूँ कि ये 3 महीने में मुझे ये एक बार पेमेंट करना होगा। तो उस तरह से आपको अपने दिमाग में रखना होगा कैसे करना है। तो दूध एक खर्च हुआ।
न्यूज़पेपर, अगर आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है तो वो रोज का खर्चा है आपका। पानी और लाइट का बिल आपको पे करना पड़ता है, वो खर्च है आपका महीने का, वो लिखिए। गैस का, या गैस अगर सिलेंडर आता है तो महीने में एक बार खत्म होता है, या 2 महीने में एक बार खत्म होता है, तो उस तरह से आप उसका बजटिंग करिए। उसके बाद आते हैं ऐसे खर्चों पे जो महीने में एक बार होते हैं, या ऐसे खर्चों पे जो सप्ताह में एक बार होते हैं। जैसे अगर पेट्रोल भरवाना है तो शायद 3 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह में एक बार आपके गाड़ी में, स्कूटर में पेट्रोल भरता होगा, तो पेट्रोल का इसमें ऐड कीजिए। और अगर कोई ऐसे खर्चे जो सप्ताह 10 दिन में होते हैं, वो ऐड कीजिए। अगर आपके यहाँ भगवान को चढ़ाने के लिए फूल मालाएं, फूल या कुछ ऐसी चीजें रोज आती हैं, तो वो ऐड कीजिए। मैं सोच रही हूँ घरों में क्या क्या खर्च हो सकते हैं, और सोच सोच के बता रही हूँ कि हाँ, ये सारे खर्च पॉसिबल हैं। हो सकता है कुछ ऐसे खर्च हो जो आपके घर में होते हों, मेरे यहाँ नहीं होते होंगे, मैं नहीं बता पा रही हूँ अभी, तो आपको वो सब ऐड करने हैं। तो ऐसे सोचना शुरू करिए, दिन में क्या चीज पक्का, इस किन किन चीजों पर हर दिन खर्च होता ही है। उसके बाद 3 4 दिन में किस किस चीज पर खर्च होता है। उसके बाद सप्ताह में एक बार किस चीज पर खर्च होता है। 10 15 दिन में एक बार किस चीज पर खर्च होता है। और फिर महीने में एक बार कौन सा पेमेंट करना होता है। जैसे मेड का पेमेंट है वो महीने में एक बार होगा। आपके यहाँ कोई गाड़ी वाड़ी साफ करने आता है तो उसका पेमेंट महीने में एक बार होगा। आपके यहाँ कोई खाना बनाने आती है तो उसका पेमेंट महीने में एक बार होगा। अगर आपके कपड़े प्रेस में जाते हैं तो उसका पेमेंट शायद महीने में एक बार होगा। अगर कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए जाते हैं तो उसका पेमेंट होता होगा। इस तरह के कुछ भी खर्चे जो आपके होते हैं। आपका ट्रैवल का खर्चा, अगर आपको पता है कि महीने में एक बार हमें किसी सेमिनार के लिए कहीं फिजिकली हमें जाना पड़ता है, तो उसका खर्चा है आपका। आपका रोज अगर बाहर निकलने का खर्चा है, जैसे आप रोज कॉल्स पे जा रहे हैं, तो वहां पर आपका कोई खर्चा है क्या। पार्किंग का खर्चा हो सकता है, कहीं आपको पार्किंग का पैसा देना पड़ता हो रोज। तो अंदाजा रखिए कि अगर आप 3 कॉल्स पे जा रहे हैं और 20 रुपए पार्किंग है, तो 60 70 रुपए उसमें जाएंगे रोज के। अगर बाहर आप जा रहे हैं, चाय पीने की आदत है, या किसी को एंटरटेन करने के लिए कुछ खर्च हो सकता है, टीम के लोग साथ में हैं तो उनके लिए कुछ खरीदना पड़ता है या कुछ ऐसा है, तो उसमें 100 1 रुपए रोज लगते हैं, तो वो लिखिए कि ये मेरा टीम पर खर्चा, या रिफ्रेशमेंट का खर्चा, वाईफाई का खर्चा। थैंक यू शीतल जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ये ऐसे खर्चे जो मीठे वाले खर्चे जो पता ही नहीं चलते, धीरे से आते हैं। बिल्कुल सही, वाईफाई का खर्चा। टीवी अगर आपके यहाँ है, उसके सब्सक्रिप्शन का क्या बोलते हैं उसको, नेट, सॉरी, टीवी का डिश 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 जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। मैंने तो अपने यहाँ कटवा दिया है। मैंने तो उससे इंटरनेट से ही कनेक्ट कर रखा है, तो मैं आजकल सब इंटरनेट पे ही काम चलाती हूँ। पर हाँ, मेरे इंटरनेट का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो वो जो वाईफाई जो अभी शीतल जी ने बोला, जूम का पेमेंट ऑफ कोर्स, अगर आप फ्री यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्री वाला, तो आपको हर महीने अगर रिन्यू करना पड़ता है, तो जूम का खर्चा, ये नया एडिशनल खर्चा है हर महीने का, तो वो लिखिए आप कि जूम का मेरे ख्याल से 3 4 हज़ार जो भी उनका सब्सक्रिप्शन है, वो खर्च है। फिर महीने के सारे सब्सक्रिप्शंस लिखिए। अगर टीवी बंद करवा, जैसे मैंने टीवी बंद करवा रखा है, तो मेरे दुनिया भर के सब्सक्रिप्शंस हैं। नेटफ्लिक्स का है, amazon का है, उसके अलावा सोनी लिव का है, फिर एप्पल टीवी का है, मतलब यूट्यूब का है। बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस हैं जो पूरे महीने मेरे जाते रहते हैं, तो मैंने ऐड करके पूरे महीने में जोड़ दिया है कि भैया ये निकलेगा, ये 5 हज़ार का मेरा हर महीने का खर्चा है सब्सक्रिप्शन को लेकर के। तो वो खर्चे हैं, वो भी लिखिए आप, सब्सक्रिप्शंस वाले महीने के खर्चे। अगर कोई ऐसा इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो हर महीने जा रहा है, वो लिखिए। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, वो आपका खर्च नहीं है, वो हम अलग लिस्ट बनाएंगे। वो आपकी सेविंग्स है, वो आपकी सेविंग्स है। अगर आपका कहीं इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो वो आपकी सेविंग्स है। सो वो खर्च में नहीं डालेंगे, वो हम अलग लिस्ट में। हाँ, आप खर्च में इसलिए डाल सकते हैं कि ये इतना एसआईपी मेरा इस महीने हर महीने जाएगा ही, तो मेरी इनकम में से ही जाएगा। उस हिसाब से आप खर्च में डाल सकते हैं कि ये, अगर जैसे 1 लाख रुपए मेरी इनकम आ रही है,
उसमें से अगर 10,000 रुपये SIP में जाता है तो वो आपके उसमें लिखा होना चाहिए SIP 10,000। कोई EMI अगर आपका जा रहा है, चाहे गाड़ी का EMI जा रहा हो, चाहे घर का EMI जा रहा हो, ये हर महीने जाएगा, तो वो आपके खर्चों में आना चाहिए कि ये जा रहा है। चाहे बैंक अकाउंट से जा रहा हो, चाहे आपके कैश जा रहा हो, मगर जा रहा है तो ये आपको पता होना, ये आपके उसमें आना चाहिए। रेंट, बिल्कुल सही। रेंट आपका, अगर आप अपने घर में नहीं रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, तो रेंट हर महीने जा रहा है। हो सकता है रेंट आप हर महीने पे नहीं करते हो, आपने 6 महीने का एक साथ पे कर दिया, तो आप उस हिसाब से उसकी अकाउंटिंग कीजिए। पर ये ऐसे खर्चे हैं, जब आप लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मेरा हिसाब किताब सही है कि नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ठीक है, आ रहा है तो निकल रहा है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, कमा रहे हैं तो खर्च भी हो जाता है, या खर्च हो रहा है तो इसका मतलब हम इतना कमा ही रहे होंगे। लेकिन अंधेरे में नहीं रहना है ना, घर तो हमारा है, पैसे हमारे, बजट हमारा, खर्चे हमारे, कमाई हमारी। तो अंधेरे में क्यों, पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। इससे आपको एक सुकून मिलेगा और एक कुशन मिलेगा। जब आपने पूरी लिस्ट बना ली हो, लास्ट में, सॉरी, लास्ट में आपको एक चीज ऐड करनी है, दो, हेल्थ और इमरजेंसी का बजट। हेल्थ का बजट, इमरजेंसी का बजट। हाँ, इसमें एंटरटेनमेंट बजट भी ऐड करना। एंटरटेनमेंट बजट मतलब बाहर परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का बजट। वो हम नहीं करते हैं यूजुअली, तो वो वैसे ही खर्च होता है, बाहर तो हम जाते ही हैं। आपका एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा तो आपको पता रहेगा। जैसे अगर महीने में एक बार आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आप बाहर खाना खा रहे हैं क्या, तो कितना खर्च होता है। आप किसी पार्क में घूमने जा रहे हैं क्या, तो कितना खर्च होता है। आप मूवी देखने जाते हैं तो कितना खर्च होता है। तो अंदाजा आपको लग जाएगा कि परिवार के साथ आप जब बाहर जाते हैं तो ऑन एन एवरेज कितना खर्च होता है। मेरा क्योंकि अब ये खर्चा नहीं है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। पर जब जाया करते थे तब मुझे याद है कि हमने अपने उसमें 1,000 रुपये, अब तो 1,000 रुपये मेरे ख्याल से बहुत ही कम होंगे, पर हमने उस वक्त 3 जनों के हिसाब से 1,000 रुपये पर वीक का बजट बना रखा था। तो मैं 4,000 रुपये उसमें डालती थी। चाहे हम चारों वीक्स बाहर जाएंगे तो 1,000 रुपये हमारा बजट था। कई बार ऐसा होता था कि 1-2 सप्ताह हम बाहर नहीं जाते थे, तो मजा आ जाता था, क्योंकि 2 सप्ताह में हमें 2-2 हज़ार खर्च करने का मौका मिल जाता था। मतलब वो 4,000 हैं, वो आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखे हुए हैं, अब आप 4 सप्ताह में खर्च करें कि 2 सप्ताह में खर्च करें। तो वो, पर खर्च जरूर कर देते थे, और अगर बच जाता था तो ये कभी नहीं किया हमने कि उसको अगले महीने में ट्रांसफर कर लिया या शामिल कर लिया, वो नहीं किया। अगर सपोज कीजिए 200-300 रुपए बच गए उस एनवलप में, तो बचे रहने देते थे, अगले महीने के 4,000 एज इट इज डलते थे उसमें। तो अगले महीने मेरे पास में 4,300 होते थे खर्च करने के लिए। कई बार ऐसा होता था कि जब साल खत्म होता था मार्च में, तो हम ना सब बैठ करके ऐसे सारे एनवलप छाड़ते थे कि भाई किसी में कितना पैसा निकल के आ रहा है। तो जो बच जाता था, क्योंकि अप्रैल से हमारी नई अकाउंटिंग शुरू होगी, तो जो साल भर का जो बच गया, फिर हम उससे डिसाइड करते थे। अगर थोड़ा बहुत ही बचा तो लगता था चलो आज पार्टी कर लेते हैं, आइसक्रीम मंगवा लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। अगर कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ा ज्यादा बच गया, तो ऐसा लगता था चलो कोई चीज ले आते हैं, किसी को किसी चीज की जरूरत है या कुछ ऐसा है तो कोई बुक खरीद लेते हैं। तो क्योंकि जब हमने जिंदगी शुरू की तो बहुत बहुत ज्यादा कमी के साथ शुरू की, तो ये सब चीजें हमारी बहुत मदद करती थी, और ये बहुत छोटी छोटी खुशियां भी मिलती थी उनसे। तो आप ऐसा ना करें कि अगर इस बार बजट में ये कम खर्च हुआ तो अगली बार बजट ही उसके लिए कम करें, वो ना करें। तो इस तरह से बजट बनाने के बाद एक बजट आपका होना चाहिए एंटरटेनमेंट का, जिसमें अ, आप बाहर जाने का, अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही आप अटैच कर सकते हैं या अलग बना सकते हैं अपना नॉलेज एनहांसमेंट का बजट, जो अब बहुत जरूरी हो गया है। पहले किताबों के अलावा कोई ऐसा खर्च नहीं होता था, और इतनी किताबें भी नहीं आती थी कि आपके लिए वो खर्च करना कंपलसरी हो जाता था। मुझे याद है मैंने, मेरे ख्याल से जब मैं पढ़ रही थी स्टूडेंट एज में,
बहुत कम किताबें ऐसी खरीदी होंगी जो जनरल रीडिंग की किताबें थी। गिनी चुनी 5-6 किताबें थी मेरे पास, जिसमें से एक थी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक थी मेरे पास में डॉक्टर मर्फी की है ना वो, साइकोलॉजी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये थी मेरे पास दूसरी किताब। बहुत अच्छा। साल तक मेरे पास 5 किताबें ही थी, क्योंकि बहुत किताबें होती नहीं थी। आजकल आपको हर सब्जेक्ट पर किताबें मिलेंगी, और इंडिया में ऑलमोस्ट सारी किताबें अवेलेबल हैं। आजकल बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जो हम अपने नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप चाहें तो कुछ पैसा पर मंथ आप जोड़ करके रख सकते हैं, कि कई बार ऐसा होता है 6 महीने का कोर्स है, एक साथ पेमेंट करना होगा, या ये किताब थोड़ी महंगी है, तो आप दो दो तीन तीन महीने तक पैसा जोड़ करके उस किताब को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप एक नॉलेज फंड भी रख सकते हैं अपने पूरे परिवार के हिसाब से। जरूरी नहीं है सिर्फ आपके लिए ही हो, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए एक नॉलेज फंड जो आप डिसाइड कर लीजिए कि 500 रुपये हर महीने नॉलेज फंड में जाएंगे। अगर वो कहीं यूज नहीं होता तो साल के अंत में आपके पास नॉलेज फंड में 6,000 रुपये होंगे, जिसको आप अपने नॉलेज के लिए यूज फिर करना चाहिए, फिर इधर उधर खर्च नहीं करना चाहिए। फिर डिसाइड करके कोई अच्छी किताब ले आइए, कोई अच्छा कोर्स कर लीजिए, किसी की मदद कर दीजिए उससे नॉलेज लेने में, किसी को स्पॉन्सर कर दीजिए। सो वो एक अच्छा तरीका है। तो आप एक नॉलेज फंड अलग बना सकते हैं, साथ में आप एक एंटरटेनमेंट फंड बनाइए अपना, कि आप अपना खुद का फैमिली के साथ, या उसको आप फैमिली टाइम फंड बोल सकते हैं, कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। तो वो, उसको आप एक फंड बनाइए। तीसरा आपको बनाना है हेल्थ हेल्थ बजट, जिसमें आप बीमार ना हो इसके लिए कुछ चीजें आपके लिए लेना जरूरी है। सप्लीमेंट्स इज वन। तो इसमें आपके परिवार के लिए जितने सप्लीमेंट जरूरी हैं वो आपको लिखना चाहिए, उसका खर्च। जैसे पीवीएमएफओ हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो जितने लोग हैं उतना आइडियल तो है कि आप पीवीएमएफओ पर खर्च करें। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एकदम से मैं इतना नहीं खर्च कर पाएंगे हम, तो आप कम से कम एक या दो सप्लीमेंट्स जरूर लिखें। जैसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप सबके लिए जरूर लिखें, जैसे हमने पहले भी सेशंस में बात की है कि हर एक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो लिखें आप। प्रोटीन का सप्लीमेंट अगर आप अलग अलग सबके लिए नहीं ले सकते, तो कम से कम एक न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो आप पूरे परिवार के हिसाब से ले लीजिए, ताकि आप चपाती में डाल सकें, आप सब्जी में डाल सकें, जिसका पूरा परिवार सेवन कर सके। तो आप न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रो डाइट जैसे एक एक सैशे सबके लिए अलग अलग, एक एक डॉय पैक सबके लिए अलग अलग ना ले पाए, तो आप कम से कम न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो तो लिखिए ही, ताकि आप अपने खाने में मिला पाएं, तो पूरे परिवार को कुछ प्रोटीन तो मिले ही। फिर न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ऑफ कोर्स अगर घर में 2-3 महिलाएं हैं तो आप 15-15 दिन का बजट बना के भी काम कर सकती हैं, कि रिटेल मार्जिन आएगा तो मैं अगले 15 दिन के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले आऊंगी। एक ही पैक से हम दो ले लेते हैं अभी 15 दिन तक, जब तक मेरा रिटेल मार्जिन में इकट्ठा करती हूँ सेल करके, तब तक मैं फिर अगले 15 दिन का लेकर आऊंगी। ऐसा भी आप डिसाइड कर सकती हैं। सो ये, यही काम आप न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ भी कर सकती हैं। न्यूट्रिशन के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं कोई खर्चा कम कर सकती हूँ, जो मैंने अभी इतने खर्चे लिखे, इनमें से मैं कोई खर्चा कम कर सकती हूँ, पर न्यूट्रिशन पे मैं बढ़ा सकती हूँ, तो वो आपको देखना होगा कि अब इसमें आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं। वो आपका निर्णय होगा। पर एक हेल्थ फंड आपका होना ही चाहिए। और वो फंड ऐसे नहीं होना चाहिए कि पूरे परिवार के नाम पे चलो 5,000 लिख दो, ऐसा नहीं। कैलकुलेट करके जितने लोग हैं उनके हिसाब से, कि उनके लिए ये जरूरी है। हो सकता है कुछ घर में लोग सदस्य आपके ऐसे हों जिनके लिए कुछ सप्लीमेंट्स अभी इस वक्त बहुत जरूरी हो, जैसे न्यूट्रीचार्ज किट्स, बढ़ती उम्र में न्यूट्रीचार्ज किट्स और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट या न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200, इसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये वो उम्र है कि अगर निकल गई और पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उसके बाद आप कितना भी न्यूट्रिशन दे दीजिए, उस वक्त जो ग्रोथ के वक्त जो असर हो सकता था ना, वो अब नहीं होगा।
जैसे आज हमारी जितनी हाइट है, मेरी जितनी हाइट है, अब मैं कुछ भी कर लूं, लटक लूं, उल्टा लटक लूं, सीधा लटक लूं, मैं कुछ भी खा लूं, न्यूट्रीचार्ज किड्स भी लेना शुरू कर दूं कि भाई क्लिनिकली प्रूवन है, हाइट बढ़ी है, तो मैं लेना शुरू कर दूं, मगर पता है कि हाइट नहीं बढ़ेगी, राइट? वो उस वक्त बढ़ सकती थी जब बढ़ने की उम्र थी। तो बच्चों की जो डेवलपमेंट की उम्र है, उस वक्त उनके न्यूट्रिशन के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इसमें आप चाहें तो अपने फैमिली टाइम फंड जो है उसमें आप कमी कर सकते हैं, आप अपने सब्सक्रिप्शंस में कमी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने नॉलेज फंड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, आप चाहें तो घर का कोई ऐसा फंड जो आपको लग रहा हो कि अरे यहाँ पर मैं कम कर कर सकती हूँ, कि आप घर के काम एक दो काम आप हाथ से करें तो मेड ना करे, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। तो आप, मगर मैं ये बता रही हूँ कि कुछ खर्चे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं हैं। सो अपने बच्चों के न्यूट्रिशन पर सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, बच्चों के न्यूट्रिशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके न्यूट्रिशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो प्रायोरिटी वाइज अगर मैं बताऊं किन खर्चों पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो खाने के खर्च पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, किराने के खर्च पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खर्च आपको स्वास्थ्य देता है, तो उस खर्च पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। खाना मतलब फ्रूट और सब्जियों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राशन किस क्वालिटी का आएगा उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाजार से खाना जो आता है उसको आप जितना कंट्रोल कर पाए बेहतर है, घर पे जितना ज्यादा बना पाए बेहतर है। और न्यूट्रिशन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इन चार चीजों पर तो कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। हेल्थ फंड में आप न्यूट्रिशन के अलावा भी कुछ चीजें डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आप कोई आपको घर के लिए ही, घर पे एक्सरसाइज करने के लिए आपको योगा मैट खरीदनी है, या आपको डंबल्स खरीदने हैं, या आपको मेडिटेशन करने के लिए कुछ खरीदना है, या आपको इस तरह की कोई भी चीज़ जो आपको एक्सरसाइज में, व्यायाम में मदद कर रही है, वो आपको खरीदनी है, तो आप खरीद पाएं। तो उसके लिए भी उस फंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ फंड का। इसको मैं हेल्थ बजट बोल रही हूँ, मेडिकल बजट नहीं बोल रही हूँ। ये बजट अगर बीमार हो घर में आपके कोई और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, ये वो बजट नहीं है। वो बजट आएगा आपका इमरजेंसी बजट, जो इसके बाद मुझे बताना था, ये आपके घर में होना ही चाहिए, एक इमरजेंसी बजट। ये वो बजट है जो खर्चे आपने पूरे महीने में बजट नहीं किए हैं, जो अचानक से आ जाएंगे, चाहे वो किसी पार्टी में जाने का खर्च हो, किसी को गिफ्ट देने का खर्च हो, कोई आ गया और आप बड़े हैं और आपको जो हमारे यहाँ पर शगुन देने का, लिफाफा देने का जो एक रिवाज है, वो खर्च हो, मेडिकल एक्सपेंस हो, इस तरह का कोई भी खर्च हो, उसके लिए आपके पास ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो बहुत समझदारी से आपको ये सारे अपने खर्चे लिख करके मैनेज करने हैं, दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं रह पाती, दिमाग में रख करके मैनेज मत कीजिए, लिख करके मैनेज करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी आपको अपने घर के खर्चे मैनेज करने में। और एक बार अगर आप अपने घर का बजट बनाना सीख गई और मैनेज करना सीख गई ढंग से, एक एकदम कुशल प्रोफेशनल की तरह, फिर आप अपना बिजनेस, ये जो आरसीएम का बिजनेस, आप चुटकियों में मैनेज कर पाएंगे। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उस बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना। जो मेरी इच्छा है कि हमें बिजनेस मिला है तो हम आइडियल बिजनेस वुमेन की तरह इस बिजनेस को करें। एक जो सब्जी फल बेचने वाली, या मतलब जो इस तरह की जो छोटा छोटा बिजनेस करते जाती हैं और सालों तक छोटा ही बिजनेस करते रहना पड़ता है उनको, उस तरह से नहीं चलाना है हमको अपना बिजनेस। समझ रही हैं आपकी, आज जितना आएगा उतना खरीदा और उतना बिकेगा, बस वही बिजनेस चलता रहेगा, वैसा नहीं करना है। हमको एक बड़े बिजनेस की तरह इसको स्टैब्लिश करके खड़ा करना है।
आप देख सकते हैं ना, मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ वो ऐसे, एक दर्जी है, वो उतना ही स्टिच करेगा और उतना ही वो काम लेगा, तो वो हमेशा उतना ही कमाएगा, वो जीवन भर दर्जी ही बना रहेगा। यही दर्जी अगर प्रोफेशनल तरीके से अपने बिजनेस को चलाना शुरू कर दे, तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ दो और दर्जियों को रखेगा, तो वो ज्यादा लोगों को के कपड़े स्टिच कर सकता है। इस तरह से शायद एक दिन उसका बड़ा बुटीक बन जाए, एक शोरूम बना सकता है। तो हमें एक दर्जी की तरह काम नहीं करना कि जिंदगी भर हम दर्जी बने रहें। हमको इस तरह से सोचना है, और हम टीम तो बना ही रहे हैं, तो हमको इस तरह से सोचना है कि हमारा फाइनली एक बड़ा शोरूम बने, मतलब एक बड़ा बिजनेस बने जिसको हम ढंग से मैनेज कर पाए। तो आज ये जो बजटिंग वाली एक्सरसाइज हमने सीखी है, आप शांति से बैठ करके, जो अगर आपने अभी बना लिया है तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार अपने घर में भी डिस्कस कीजिएगा, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ बजट बनाना हमेशा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। एक तो उनको बजट का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है, दूसरा उनको ये पता होता है कि हर घर में मीन्स लिमिटेड है, मतलब कमाई लिमिटेड है, तो हमारी डिमांड्स भी लिमिटेड होनी चाहिए। तो आपके बच्चे अनरीजनेबल डिमांड्स के साथ आपके पास नहीं आएंगे, और जब बड़े होंगे ना, तो वो समझने लगेंगे कि हमको भी, अगर इतनी डिमांड है मेरी, तो मुझे इतना कमाना ही पड़ेगा। सो ये बजटिंग बच्चों के लिए, बच्चों को ट्रेन करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। मैंने किया, इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत काम करता है। मतलब आज तक बेटा मेरा फोन करके पूछेगा, आई नीड टू बाय अ वॉच, मुझे एक घड़ी खरीदनी है, ये मेरे बजट में आती है या नहीं आती है, ये मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। और आज तक मैंने उसको ये नहीं बोला है कि तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। मैंने उसे हमेशा यही बोला है, देख के बताऊंगी, डिसाइड करके बताऊंगी कि इस महीने मैं ये तुम्हारे लिए खर्च कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे मालूम है कि जब वो खुद अपनी जिंदगी शुरू करेगा, खुद कमाने लगेगा और अपनी जिंदगी चलाने लगेगा, तो वो भी ऐसे ही सोचेगा कि ये खर्च मैं कर सकता हूं कि नहीं। ये नहीं सोचेगा अरे अब तो मैं कमा रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, खर्च कर लो, माँ से थोड़ी लेना है। क्योंकि उसको शुरू से उसने देखा है कि हर चीज के लिए घर में डिस्कस करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ये पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए पैसा होगा या नहीं, या अगर ये पॉसिबल बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा। वो भी आइडियाज आते हैं कि नहीं ये तो करना ही है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने हमेशा मिलके सोचा है। तो उससे क्या होता है, उनको ये समझ में आता है कि सबकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। वो अपनी तरह से उन जिम्मेदारियों को उठाना सीखते हैं। तो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी आपके बच्चों की, तो उनको शामिल करिए इसमें कि देखो आज घर का बजट बनाया है। उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ दूध पर इतना खर्चा होता है, इस पर इतना खर्चा होता है, ये नहीं बताने की जरूरत। और ये बताने की जरूरत है कि देखो ये अपने रोज हर उसके खर्चे हैं महीने के, और हमने एक बजट बना लिया है। अब बताओ इसमें तुम्हारे कोई खर्चे ऐड होने से रह गए हैं क्या। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है ये एक्सरसाइज अच्छी है क्या। पता चलेगा कोई नया आइडिया, कोई अच्छा सा आइडिया उनसे निकल करके आ जाएगा। पूरा महीना बजट के हिसाब से चलेगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी भी होगी, और आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रेस बहुत कम हो गया आपका। कह रहे अचानक से कुछ, अचानक से कुछ, ये स्ट्रेस नहीं रहेगा। हाँ, ये जो इमरजेंसी वाला बजट बच जाता है ना, उसका हम क्या करते थे, इमरजेंसी वाले बजट को मैं हमेशा इमरजेंसी की तरह ही रखती रही, क्योंकि, और उसको इकट्ठा करके ही रखते रहे, कभी उसको यूज नहीं किया वापस। क्योंकि क्या होता है, साल 2 साल में ऐसा कुछ ना कुछ ओकेजन आता ही है जिसमें आपको बड़ा खर्चा करना पड़ता है। सपोज कीजिए घर में कोई शादी आ गई, अब आपको कपड़े लेने हैं, आपको उनके लिए गिफ्ट लेना है, तो अब एकदम से बड़ा खर्चा कैसे। तो ये इमरजेंसी फंड हमारे बहुत काम आता था। तो हम सबसे पहले ही बोलते थे इमरजेंसी फंड में देखो कितना है, तो कितना हम
कर सकते हैं। तो अब जैसे बेटे का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और ऐसा लगा कि मतलब कुछ तो अच्छा करना चाहिए, तो उसको पूछा क्या चाहिए, तो उसने बोला साइकिल चाहिए। ठीक है भाई, साइकिल दिमाग में था, 4,000 5,000 की साइकिल होगी। हम गए साइकिल देखने के लिए। अब जब आपने उसको कह दिया कि बेटा ये साइकिल की दुकान है, तुम्हें जो साइकिल चाहिए तुम चूज कर लो क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब उसने जाके 15,000 की साइकिल चूज की। तो अब ये कैसे कहते कि अरे भाई मेरे दिमाग में तो 5,000 था, तुम तो 15 की बात कर रहे हो। तो जब उसने 15,000 चूज किया, तो मैंने खुद से बोला कि इमरजेंसी फंड में पैसा मिल ही जाएगा, पढ़ाई होगा, कुछ तो निकल आएगा। तो निकल आया। तो ये इमरजेंसी फंड को रूटीन में खर्च मत कीजिए, जितना बच जाए उसको इकट्ठा करते रहिए। यू नेवर नो, और साल 2 साल में ऐसे खर्चे आते ही हैं, हर घर में आते हैं, जिनके लिए प्लानिंग नहीं होती। तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी, इस तरह से छोटा 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 जब पैसा आपका जुड़ के पड़ा रहेगा ना, तो आपको ही बहुत मदद मिलेगी, और आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी जी का वर्ड, लड़खड़ाएंगे नहीं आप कभी। तो हमेशा आपको इस बात का कॉन्फिडेंस रहेगा कि हो जाएगा, कर पाएंगे, क्योंकि मेरी मेरा पैसा मेरी पकड़ में है। मुझे मालूम है कितना आता है कितना निकलता है। ये घबराहट तब होती है जब कितना आ रहा है ये भी नहीं पता, और कितना निकल रहा है ये भी नहीं पता। अच्छा So, लगा, बुरा लगा, अम, क्या आपकी रिएक्शन आई, आपने घर में बात की तो कैसा लगा? ऑफ कोर्स इससे एक दिन में नहीं पता लगेगा कि लाइफ आसान हो जाएगी, वो तो हम अगले महीने जान पाएंगे। लेकिन कम से कम इस एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या रहा, ये। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार वाली ताली तो मैम के लिए बनती है। पता नहीं कहाँ से ऐसे टॉपिक लेके आती है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। चाहते सभी है उसके ऊपर काम करना, जानते सभी है कि ये बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना सीरियसली उसको करते नहीं है। और फिर लास्ट में या कहीं ना कहीं कई दिन, कई महीने, कई साल निकल जाते हैं और हमारा बजट ठीक होता ही नहीं है। हर महीने से सोचते हैं कि अब इस महीने ठीक कर लेंगे, उस महीने ठीक कर लेंगे, लेकिन होता नहीं, क्योंकि हम उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं। आज जैसे मैम ने बोला कि प्रॉपर तरीके से इसको आप लिख के निकाल के रख देंगे और उसको हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें क्या लगता है कि हम कभी भी थोड़ी सी कोई दिक्कत आई तो निकाल लेते हैं ना, फिर से डाल लेंगे, और वो फिर कभी आता नहीं है। कोई भी नहीं आता, और बिल्कुल सही। यही यही होता आ रहा है। और इसीलिए कई सारी बहनें जो है ना, कि अपना जो घर का बजट डाल के अपने पास अच्छी खासी सेविंग कर सकती है, लेकिन हमारे से वो हो नहीं पाता क्योंकि हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। तो आज मैम ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। और ये अगर एक कुशल गृहिणी जिसे बोलेंगे ना, गृहिणी जो अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, बजट कम जरूर है लेकिन उस कम बजट में भी अगर मैनेज किया जाए, पैसा आपके घर में इनकम कम भी आ रही है, बढ़ाने के तरीके तो हमारे पास है क्योंकि हमारे पास सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी हम मानते हैं कि कम है, लेकिन उस कम बजट में भी हम बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। जो जितना जरूरी है, जिन चीजों को हम टाल सकते हैं वो टालना चाहिए। तो बहुत शानदार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।